हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो जो बेस्ड होगा वो बेसिकली होगा माइटोसिस की बेसिक स्टेप्स पे कि माइटोसिस किन किन स्टेप्स में कंप्लीट होती है। हम आपको बता दें, हमने हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था द बेसिक डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस कि माइटोटिक सेल डिवीजन क्या होगा और मियोसिस में सेल डिवीजन में क्या होता है। तब हमने स्टडी किया था कि माइटोटिक सेल डिवीजन जनरली किन सेल्स में होता है, आपकी सोमेटिक सेल्स में होता है, जिसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में जाते हैं। ठीक है, अब हम ये आज के स्टेप्स में आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि वो बेसिकली स्टेप्स क्या क्या होगी, किन किन स्टेप्स के थ्रू इक्वेशनल डिवीजन होता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफर्स होते हैं किसमें, आपके डॉटर सेल्स में। ठीक है, तो जहां पर भी वीडियो से रिलेटेड डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। माइटोसिस मियोसिस बेसिक वीडियो है जो आपके बेसिक कंसेप्ट 10th क्लास से 11th क्लास से लेकर आपके हायर स्टडी कॉम्पिटेटिव एग्जाम सब जगह पूछे जाते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी डाउट हो वहां आप बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोसिस। माइटोसिस को क्या कहा जाता है? सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि किन सेल में होता है? सोमेटिक सेल्स में। लाइक आपकी स्किन की सेल्स हो गई, लिवर सेल्स हो गई, ये जितनी भी जर्म सेल्स के अलावा आपकी बॉडी में सेल्स है वो सारी कैसी है? सोमेटिक सेल्स। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसा होता है सोमेटिक सेल्स में? डिप्लॉइड। 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें? सोमेटिक सेल्स में। जनरली जर्म सेल्स कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। पेयर नहीं होते हैं, जनरली 23 पेयर किसमें प्रेजेंट होते हैं? आपके सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। माइटोसिस, हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम माइटोसिस की स्टडी कर क्यों रहे हैं, हम क्यों पढ़ना जरूरी है माइटोसिस। हम केवल जर्म सेल्स पढ़ लेते हैं, मियोसिस पढ़ लेते हैं जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या रिडक्शनल डिवीजन होता है। क्यों हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं? तो कुछ बेसिक कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखिए। माइटोसिस सेल की ग्रोथ के लिए जरूरी है। सेल ग्रोथ किसके थ्रू होती है? आपकी माइटोसिस के थ्रू। मल्टी सेलुलर सेल ग्रोथ मतलब सेल की ग्रोथ कराना। लाइक प्लांट्स में हम बात करें, प्लांट्स कंटिन्यूसली ग्रोथ करते हैं, मतलब कंटिन्यूसली उनकी ग्रोथ होती है, उनमें कोई एजिंग नहीं होती। कंटिन्यूसली प्लांट क्या करते जाते हैं? ग्रोथ करते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? माइटोसिस के थ्रू। प्लांट सेल में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक सेल माइटोटिक डिवीजन करती है। माइटोटिक डिवीजन के थ्रू क्या करती है? सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होती जाती है, ग्रोथ करती जाती है। हमने देखा था माइटोटिक डिवीजन जनरली किसमें होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली सेल्स जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उन सब में किस टाइप के डिवीजन होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। माइटोटिक सेल डिवीजन, यदि कोई सेल आपकी इंजर्ड हो जाती है उस टाइम पे सेल को रिपेयर करना है तो सेल रिपेयरिंग में माइटोसिस रोल प्ले करती है। सेल रिपेयर करना है तो क्या करती है? जनरली माइटोसिस रोल प्ले करती है। अब माइटोसिस का और क्या हो सकता है? सेल रिपेयरिंग हो गई, सेल ग्रोथ हो गई, या सेल टिश्यू ग्रोथ करवाना हो तो माइटोसिस जनरली रोल प्ले करेगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या किसकी प्रोसेस के थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू सेल का डिवीजन होता है या न्यू डॉटर सेल्स जनरेट होती है। अब कंसेप्ट आता है कि और क्या यूजेस हो सकते हैं। मेन यूज होता है जब कोई सेल डिवाइड होती है। हमें पता है सेल साइकिल की 2 फेजेस होती हैं, जिन्हें नहीं पता है वो ओवरव्यू देख लीजिए। जनरली सेल साइकिल 2 फेजेस में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होती है इंटरफेज, ये टोटल फेज क्या कहलाएगी? इसकी इंटरफेज। और सेकंड होती है इसकी एम फेज। एम फेज और इंटरफेज। इंटरफेज को हम वापस डिवाइड करते हैं G1। G1 जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है सेल इंटरफेस की? G1। देन फिर S, फिर G2। ठीक है, तो G1 किसका पार्ट होती है? इंटरफेस का। इंटरफेस नॉर्मल समझिए वो फेस होती है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है किसके लिए? डिवाइड होने के लिए। सेल को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स चाहिए, क्रोमोस आपको जनरली डीएनए डुप्लीकेशन कराना है, आरएनए डुप्लीकेशन कराना है, उसके लिए जो जो भी मशीनरी चाहिए वो सब किसके थ्रू जनरेट होती है? वो सब किस में प्रिपेयर होती है? इंटरफेस में। मतलब बेसिक प्रिपरेशन पूरी सेल किस में कर लेती है? इंटरफेस में कर लेती है। अब सेल पूरी प्रिपरेशन कर चुकी है, अब क्या काम है सेल का? डिवाइड होना। मतलब सेल एम फेज में एंटर कर जाएगी। एम फेज मतलब जिसमें साइटोकाइनेसिस होगी और आपके सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन मतलब वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जो कि अभी हम माइटोसिस की फेसेस स्टडी करेंगे। तो सेल का हमेशा ध्यान रखें, जो इंटरफेस होती है इसी में सेल अपने आप को क्या करती है? प्रिपेयर करती है। अब इंटरफेस में सेल ग्रोथ कराएगी, सेल कंटेंट इकट्ठा करेगी, प्रोटीन्स चाहिए उसे, आरएनए चाहिए, डीएनए चाहिए, डीएनए का डुप्लीकेशन करने के लिए जो जो मशीनरी चाहिए, ऑल ओवर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनकी सिंथेसिस करना है, उनका डुप्लीकेशन करना है, तो सब किस में सिंथेसिस कर रही है? वो इंटरफेस में। अगर सेल कंटिन्यूसली ग्रोथ करती जाती है और सेल का डिवीजन नहीं होगा तो एक टाइम के बाद सेल का न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो गड़बड़ा जाएगा। और हमें पता है कि आइडेंटिकल सेल के लिए उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो कैसा होना चाहिए? मेंटेन्ड होना चाहिए। यदि उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो में डिस्टर्बेंस हो जाएगा मतलब उस सेल का क्या होगा? अब आपको उसको मेंटेन करना जरूरी है।
उसी को मेंटेन किसके के थ्रू किया जाता है, माइटोसिस के थ्रू। लाइक सेल धीरे 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 करके बढ़ रही है, बढ़ने के बाद एक टाइम के बाद उस सेल को डिवाइड भी तो होना पड़ेगा कि जितने कंटेंट उसने डबल किए हैं उन्हें इक्वल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करें। ठीक है, डेफिनेटली यदि आपको एक से दो डॉटर सेल बनानी है, दोनों में 2 and 2 क्रोमोसोम्स जाने, मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, डीएनए का रेप्लिकेशन कराना पड़ेगा, डीएनए को डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा। जितने भी उसके पास ऑर्गेनेल्स हैं, गोल्गी अपरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए जो प्रोटीन चाहिए, सबको आपको डबल अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल नंबर में दोनों ऑफस्प्रिंग के पास आपके क्रोमोसोम्स ऑर्गेनेल्स ट्रांसफर होंगे। तो आई होप आपको बेसिकली माइटोसिस का सिग्निफिकेंट समझ में आएगा कि माइटोसिस क्यों चलती है जनरली, सेल ग्रोथ को करने के लिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल ग्रोथ को करने के लिए। यदि सेल इंजर्ड हो जाती है तो सेल को रिपेयर करने के लिए माइटोसिस होती है, उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट क्या हो सकता है उसका, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करना है, तो किसके थ्रू, आपके माइटोसिस के थ्रू। तो ये बेसिक रीजंस है कि क्यों सेल में कोई भी सेल माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड करती है, उसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ सेल डिवीजन होता है, इक्वल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग में क्रोमोसोमल ट्रांसफर होता है। 2n यदि पेरेंट में है तो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जनरेट होती है, इसी कारण हमें क्या क्लोन्स जनरेट होते हैं इसके थ्रू, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स जनरेट हो जाती है, मतलब इसके थ्रू आप क्लोन्स का जनरेशन करते हो, क्लोन्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस की माइटोसिस के बेसिक सिग्निफिकेंट क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे कि माइटोसिस की बेसिक फेजेस क्या होती है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा कि हम माइटोसिस की स्टडी क्यों करते हैं। वीडियो में जितना भी होगा आपको कंटेंट फुलफिल मिलेगा माइटोसिस से रिलेटेड। आज का कंटेंट माइटोसिस की चारों फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस कवर करेगा। वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली प्रोफेज, बेसिकली माइटोसिस की कितनी फेजेस होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इन सब में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, साइटोप्लाज्म का जितने भी मटेरियल है सब कुछ डबल होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में अब इसके बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस। लास्ट क्या होगा अब इसमें, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। तो अब हम हर स्टेप को डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा, वीडियो से रिलेटेड जहां पर भी डाउट हो आप देखिएगा, पूछ सकते हैं बिल्कुल। प्रोफेज, सबसे पहले स्टडी करेंगे प्रोफेज क्या होती है। प्रोफेज में क्या होगा, जनरली प्रोफेज को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज मतलब जस्ट आपका सेल डिवीजन स्टार्ट ही हो रहा है, सेल क्या हो रही है, डिवीजन करना चाहती है। अब सेल के पास क्या है, उसका न्यूक्लियस है, ये सेल का न्यूक्लियस है। जब सेल में कुछ भी नहीं होता है, सिंथेसिस फेज में हमने देखा इंटरफेज की एक फेज होती है जीवन के बाद सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में सेल क्या करती है, डीएनए को रेप्लिकेट करती है, डबल अमाउंट में डीएनए को बनाने की कोशिश करती है। हमें पता है कि डीएनए इस टाइम कैसा होता है आपका, जनरली क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, क्रोमेटीन। क्या कहा जाता है इसको, क्रोमेटीन। बॉल ऑफ वुलन जिसको कहा जाता है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रोमेटीन कहा जाता है। अर्ली प्रोफेज में जैसे ही सेल प्रोफेज में एंटर करेगी, सबसे पहले ये क्रोमेटीन का क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन होने लगेगा। किसमें, अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटीन क्या होंगे, कंडेंस्ड होंगे, क्रोमेटीन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगेगा, मतलब क्रोमेटीन जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी वो धीरे धीरे क्या करेगी, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ये सेल, इसमें ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, ये क्रोमेटीन। अब ये मल्टीपल थ्रेड लाइक 23 पेयर्स हमें कहते हैं, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, मतलब 46 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। इनको क्रोमेटिड्स कहा जाएगा, क्रोमेटीन या क्रोमेटिड्स कहा जाता है। ये क्रोमेटिड्स 46 में प्रेजेंट है। अब धीरे धीरे कंडेंस्ड होने लगेंगे, कंडेंसेशन होने लगेगा कब, अर्ली प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज में जैसे ही कंडेंसेशन होने लगेगा, ये थ्रेड कैसे हो जाएंगे, कंडेंस्ड होने लगेंगे मिक्स होके, ताकि आपको इजीली विजिबल होने लगे।
ठीक है, कंडेंसेशन होने लगेगा, धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसरप्ट होने लगती है। अभी कंप्लीटली डिस्टर्ब नहीं होती है, धीरे धीरे ट्राई करती है कि डिसरप्शन हो जाए। अर्ली प्रोफेज में ही क्या होता है, यहाँ पर सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, दो परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेंट्रियोल। परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर, इसके आसपास एक नॉट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिससे क्या निकलते हैं, एस्ट्रल्स, एस्ट्रल्स निकलते हैं। ये टोटल सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल पेयर ऑफ, सेम ऐसे ही सेंट्रियोल, इसके आसपास ही मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से क्या निकलते हैं, एस्ट्रल लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। सेंट्रोसोम प्लस पेयर ऑफ एस्ट्रल इज कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। क्या कहलाता है, माइटोटिक एपरेटस, जो किसमें फॉर्म होता है, आपके अर्ली प्रोफेज में। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिए। अर्ली प्रोफेज को ही क्या कहा जाता है, जनरली आपके स्पाइरम स्टेज। स्पाइरम स्टेज क्यों कहा जाता है, स्पाइरम स्टेज इसलिए क्योंकि इसमें सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे, दो सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम्स जनरली मूव करते हैं अपोजिट पोल पे। ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर सेंट्रियोल, इसके आसपास एक इनॉर्मस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, जिससे एस्ट्रल्स निकलते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर्स जिसमें सेंट्रोसोम्स प्लस एस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं इज कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस। किस क्या कहा जाता है आपका, माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस किसमें बनता है, प्रोफेज में, ध्यान रखिएगा। माइटोटिक एपरेटस होता क्या है आपका, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम प्लस एस्ट्रल इज कॉल्ड माइटोटिक एपरेटस, ठीक है। अब ये एस्ट्रल जैसे जैसे सेंट्रोसोम्स क्या करेंगे, अर्ली प्रोफेज में धीरे धीरे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होने लगेगा, क्रोमोसोमेटिन कंडेंस्ड होने लगेंगे, बॉल ऑफ वुलन लाइक स्ट्रक्चर। अभी कंप्लीटली कंडेंस नहीं हुए हैं, वो कंडेंस होने की प्रैक्टिस की, कंडेंसेशन हो रहा है, स्टार्ट हुआ है। सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पे मूव करने लगेंगे, सेंट्रोसोम्स एक ये साथ साथ है, दोनों क्या अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स में क्या होता है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, उसके सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है उससे एस्ट्रल्स निकलते हैं। टू पेयर ऑफ एस्ट्रल्स, पेयर ऑफ एस्ट्रल्स इसी का कहते हैं माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, किसमें, अर्ली प्रोफेज में। दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट। लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट सॉरी लेट प्रोफेज में धीरे धीरे जितने भी ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिस्टर्ब होने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टर्ब, ठीक है। धीरे धीरे जो ये आसपास की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कैसे होने लगेगी, प्रोटीन्स, न्यूक्लियन जो प्रोटीन्स है वो ब्रेक डाउन होने लगेंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगेगी। इसमें लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिस्ट्रप्शन होने लगेगा, सेल ऑर्गेनेल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो डिसअपियर होने लगेंगे। अब सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर मतलब कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स, आपकी गोल्गी अपैरेटस हो सकता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होते हैं, ये सब डिसरप्ट होने लगेंगे। कब से, आपकी लेट प्रोफेज में धीरे धीरे सबका डिसरप्शन होने लगेगा। क्यों, क्योंकि अब आपको स्पेस चाहिए, आपको माइटोटिक स्पिंडल्स ग्रो करेंगे, आपके स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट होगा, प्रोलॉन्ग होंगे वो पे, तो वहां पर आपके क्या चाहिए, आपको स्पेस चाहिए। इस कारण जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो सब का डिसरप्शन होने लगेगा, ठीक है। तो सेल ऑर्गेनेल्स डिसरप्ट होने लगेंगे, न्यूक्लियोलस डिसरप्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसरप्ट हो जाएगा। तो डिसरप्शन सब किस में हो जाएगा, आपका लेट प्रोफेज में। तो आई होप आपको क्लियर होगा। प्रोफेज में सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट सेल डिवीजन की फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज में सबसे पहले क्या होता है, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होने लगेगा, क्रोमेटिन का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा अर्ली प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज को ही आप क्या कहते हैं, स्पाइरिम स्टेज कहा जाता है। अर्ली प्रोफेज में जो सेंट्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं, वो मूव एक दूसरे से अपोजिट पोल पे मूव करने लगते हैं। अपोजिट पोल पे मूव करते हैं, सेंट्रोसोम की स्ट्रक्चर में हमें बताया सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, इसके सराउंडिंग मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे एस्ट्रल मूव निकलते हैं, इसे क्या कहा जाता है, एस्टर्स स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसमें माइटोटिक एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। माइटोटिक एपरेटस मतलब क्या होता है, आपके एस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें और सेंट्रोसोम वाला पार्ट, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने लगते हैं, धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होंगे, हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे। लेट प्रोफेज में हम देखते हैं, लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिस्टर्ब होने लगती है धीरे धीरे, उसका डिस्टर्ब, बट अभी कंप्लीटली मेटाफेज, जैसे ही वो कंप्लीट डिस्टर्ब हो जाएगी तब हम कहते थे मेटाफेज जनरेट हो गई है, ठीक है। इसमें स्पिंडल फाइबर्स जनरेट होने लगते हैं धीरे धीरे सेंट्रोसोम से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होने लगती है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है, आपके गोल्गी अपैरेटस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गया, उसका डिस्ट्रप्शन होने लगता है। न्यूक्लियोलस डिस्टर्ब हो जाता है किसमें, लेट प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में आपके क्रोमोसोम्स क्या, क्रोमेटिन क्या होते हैं, कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाते हैं। क्रोमेटिन कैसे हो जाते हैं, कंप्लीटली कंडेंस्ड हो जाते हैं क्रोमेटिन से, ठीक है। ये होता है आपके लेट प्रोफेज में। अब बात करते हैं प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, मेटाफेज स्टेज में। मेटाफेज स्टेज में क्या होगा, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, कंप्लीटली डिस्टर्ब, मेटाफेज।
प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेप आती है मेटाफेज। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं हम कहते हैं अब सेल मेटाफेज स्टेज में एंटर कर चुकी है। अब इस स्टेज में होगा क्या, अब मतलब केवल साइटोप्लाज्म वाला पार्ट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो कंप्लीटली डिस्टर्ब हो चुकी है। इस स्टेज में जो सेंट्रोसोम्स रहते हैं, ये सेंट्रोसोम्स, ठीक है, सेंट्रियोल होगा इसके अंदर, स्पिंडल फाइबर्स, इसमें धीरे धीरे क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स निकल जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ये स्पिंडल फाइबर्स अब यहाँ पर आपके क्या थे, बीच में सारे जितने भी क्रोमेटिड्स थे वो कंडेंसेशन हो चुका है, उनके बीच में काइनेटोकोर वाली स्ट्रक्चर जनरेट हो चुकी है, ये ऐसे पेयर के फॉर्म में आ चुके हैं। बट अभी अलाइनमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं अर्ली मेटाफेज स्टेज, जिसमें क्या करते हैं आपके स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से अटैच होने की कोशिश करते हैं, कि स्पिंडल फाइबर क्या करेंगे, काइनेटोकोर से अटैच होने की कोशिश करेंगे। बट लेट मेटाफेज में क्या होता है, जैसे ही स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, जैसे ही स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, तब इनका अलाइनमेंट कैसा हो जाता है, जितने भी आपके क्रोमोटिड्स से क्रोमोसोम्स हैं वो एक सेंट्रल इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। कैसे, देखिए इस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ये काइनेटोकोर वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये काइनेटोकोर, अब इसे ये आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स किससे अटैच हो जाएंगे, काइनेटोकोर वाले पार्ट से अटैच हो जाएंगे आपके। जो आपके स्पिंडल फाइबर जैसे ही काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, जितने भी आपके क्रोमेटिड्स है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स है, वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाती है। कैसे, इक्वेटर पे अलाइन हो जाती है। सारे क्रोमेटिड्स का स्पिंडल फाइबर से अटैचमेंट होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसरप्ट हो जाना और क्रोमेटिड्स का इक्वेटर पे अलाइन हो जाना, थोड़ा सा स्लाइडली टेढ़ा बना है, थोड़ा सा नीचे आएगा, कि इस इक्वेटर पे अलाइन हो जाता है, इज कॉल्ड मेटाफेज। जब जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं आपके इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, इज कॉल्ड मेटाफेज स्टेज। अब इक्वेटर पे जैसे ही अलाइन हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आपको पता है कि क्रोमेटिड्स, नेक्स्ट स्टेप में इसका डिग्रेडेशन होगा, यहाँ पर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब डिटेल में, तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में ये पुल करेंगे, दोनों स्पिंडल फाइबर का धीरे धीरे डी अटैचमेंट होता जाएगा और ये पुल करेंगे और सिस्टर क्रोमेटिड्स का क्या हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा। जो आपके पेयर के फॉर्म में थी वो एक पेयर एक सेंट्रोसोम आपके सेंट्रियोल के साइड मूव कर जाएगा और दूसरा दूसरे सेंट्रोसोम के साइड मूव कर जाएगा। वो किस स्टेज में होगा, नेक्स्ट स्टेप। एक बात और ध्यान रखिए, मेटाफेज स्टेज में ही क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर्स इजीली आप स्टडी कर सकते हो। क्या स्टडी कर सकते हो, कि क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी कैसी होगी, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, वो स्टडी किस फेज में की जाती है। सारे क्रोमोसोम्स अलाइन एट द इक्वेटर, इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर किस फेज में स्टडी की जाती है, आपकी मेटाफेज स्टेज में स्टडी की जाती है। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि इसमें कितने स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट, इसमें नंबर ऑफ स्पिंडल फाइबर्स कितने होंगे एक ह्यूमन सेल्स के अंदर। तो ह्यूमन सेल्स में हमें पता है डिप्लॉयड होती है हर सेल, मतलब 2n क्रोमोसोम्स प्रेजेंट 23 पेयर में, मतलब 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो डेफिनेटली आपको पता है कि 1 2 3 के लिए 6 स्पिंडल फाइबर्स हैं, तो 46 के लिए आप डबल कर सकते हैं, 46 × 2 92 स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे एक सेल के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा कि कितने स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम्स को 2 स्पिंडल फाइबर अटैच करके रखे हैं। किस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में। तो 46 क्रोमोसोम्स को कितने स्पिंडल फाइबर्स अटैच करके रखेंगे, 92 स्पिंडल फाइबर्स अटैच करके रखेंगे, ठीक है। तो यदि मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज के बाद नेक्स्ट मूव करते हैं एनाफेज पे। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स का काइनेटोकोर से अटैचमेंट हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में एक एक सिंगल क्रोमेटिड्स क्या करता है, मूव करता है, यहाँ से इसका डिसोसिएशन होगा। ये भी एक प्रोसेस के थ्रू होता है, नॉट इसी प्रोसेस के थ्रू, वो हम पढ़ेंगे इजीली कि किस प्रोसेस के थ्रू माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिसोसिएशन होता है, कैसे स्पिंडल फाइबर्स का डिअटैचमेंट होता है, वो सब प्रोसेस है, ठीक है। तो अब ये जनरली एक जो क्रोमेटिड्स है वो एक सेंट्रियोल के साइड मूव करने लगती है और दूसरे क्रोमेटिड्स दूसरे सेंट्रियोल के साइड मूव करने लगती है। ऐसे डी अटैचमेंट हो जाता है इनका और ये सेंट्रियोल के साइड मूव करने लगती है। धीरे धीरे ये इनका डिसइंटीग्रेशन होता जाता है, धीरे धीरे डिग्रेड होती जाती है स्पिंडल फाइबर्स और सारे सेंट्रियोल्स की साइड, सारे क्रोमेटिड्स किस साइड आ जाते हैं, इस सेंट्रियोल के साइड मूव कर जाते हैं। पूरे क्रोमेटिड आपके किस साइड आ जाएंगे, इस सेंट्रियोल के साइड मूव कर जाएंगे। ये भी एक प्रोसेस के थ्रू होता है जो हम पढ़ेंगे बाद में।
ठीक है। जैसे ही अपने अपने पोल पे क्रोमेटिड्स शिफ्ट हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर का डी अटैचमेंट धीरे धीरे उसमें स्पिंडल फाइबर पुल करता है और खींचते खींचते उन्हें कहाँ ले आता है, अपने सेंट्रियोल की साइड ले आता है। मतलब एनाफेज स्टेज में क्या होता है, क्रोमेटिड्स मूव करते हैं और अपने पोल की साइड शिफ्ट होने लगते हैं। एनाफेज स्टेज में क्या होगा, क्रोमेटिड्स धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर का डी अटैचमेंट, उस स्पिंडल फाइबर्स एक एक क्रोमेटिड को लेकर पुल करता है और अपने पोल पे लेके जाता है, सेंट्रियोल के साइड लेके जाता है। इस स्टेज को क्या कहा जाता है, एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में ही आप क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हो, क्रोमोसोम्स किस स्ट्रक्चर्स में होंगे, किस शेप में होंगे। बेसिकली शेप किसके थ्रू पता लगाया जाता है, पोल्स पे शिफ्ट हो जाएंगे क्रोमेटिड्स, ठीक है। सेकंड, शेप्स का पता लगाना, क्रोमेटिड की पर्टिकुलर शेप्स किस स्ट्रक्चर में पता लगा दी जाती है, एनाफेज स्टेज में पता लगाई जाती है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक एनाफेज स्टेज। अब हर क्रोमेटिड अपने अपने पोल्स की साइड शिफ्ट हो गए, सेंट्रियोल्स की साइड शिफ्ट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेज आती है टीलोफेज। आई होप आप समझ गए होंगे टीलोफेज में क्या होगा। टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होगा, जैसे ही अपने अपने पोल के सेंट्रियोल के साइड शिफ्ट हो जाएंगे, सबसे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी। जितने भी डिसइंटीग्रेट हुए थे पार्ट्स, सेल ऑर्गेनल्स, ईआर, गोल्गी, ये सब का फॉर्मेशन होने लगता है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। किस में स्टार्ट हो जाएगा, बेसिकली आपके टीलोफेज स्टेज में। अब इसके आसपास क्या होने लगेगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी, गोल्गी अपरेटस, इसके भी आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगेगी, गोल्गी अपरेटस बनने लगेंगे, जितने में न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो क्रोमेटिन थे वो सिंगल थे, पेयर के फॉर्म में नहीं थे। वापिस आपको क्रोमेटिन किस फॉर्म में आ चुके हैं, सिंगल फॉर्म में मिल चुके हैं। बट अभी तो क्या है, आपके एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है। जब एक सेल के अंदर सपोज इसमें साइटोकाइनेसिस, अब इसको डिवाइड करना है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमें साइटोकाइनेसिस करानी होगी। साइटोप्लाज्म का डिवीजन करा दो, एक से दो डॉटर सेल्स जनरेट हो जाएगी, जिसमें इक्वल नंबर, पेरेंट्स में N2N थे तो आपकी डॉटर सेल में भी 2N2N जनरेट हो जाएंगे। किस प्रोसेस के थ्रू, साइटोकाइनेसिस के थ्रू। तो हमने बेसिक स्टेप्स देखे आपकी प्रोफेज, प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, धीरे धीरे क्रोमेटिन का कंडेंसेशन होने लगता है, स्पाइरम स्टेज कहा जाता है उसे। जनरली जैसे ही अर्ली प्रोफेज होती है, लेट प्रोफेज में इंटर करते हैं, क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो जाते हैं पेयर के फॉर्म में। जनरली न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिस्टर्ब होने लगती है, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनका डिस्ट्रप्शन हो जाता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। इसमें लेट प्रोफेज में। मेटाफेज में हमने देखा कि आपके जितने भी स्पिंडल फाइबर्स हैं वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, और जितने भी काइनेटोकोर से अटैच होने के बाद वो एक इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं, कॉल्ड मेटाफेज। मेटाफेज में आप क्रोमोसोम्स की मार्फोलॉजी और स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हो। एनाफेज में हमने देखा, एनाफेज में स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, पुल करते हैं आपके क्रोमेटिड्स को, जिससे काइनेटोकोर्स के थ्रू वो कैसे अपने अपने पोल के साइड शिफ्ट होने लगते हैं। वो भी एक प्रोसेस होगी जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। वो पूरे खींचे जाते हैं, जिससे वो अपने पोल्स की साइड आ जाते हैं, सेंट्रोसोम की साइड आ जाती हैं। एनाफेज स्टेज में ही आप क्रोमोसोम्स के शेप्स का पता लगा सकते हैं, ठीक है। टीलोफेज स्टेज में क्या होता है, टीलोफेज स्टेज में जनरली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस है, क्योंकि अब हर क्रोमेटिड अपने अपने पोल के साइड जा चुका है, सेंट्रोसोम की साइड। अब क्या होता है, वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगती है, न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन होने लगता है, सेल ऑर्गेनल्स बनने लगते हैं, जो किस फेज में होगा, टीलोफेज में होगा, ठीक है। मतलब टीलोफेज में कंप्लीटली दो सेल का जनरेशन हो जाता है, बट अभी एक सेल है, जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, सेल का डिवीजन नहीं होगा, नई दो सेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब कंसेप्ट कभी कभी ये आ जाता है क्वेश्चन कि यदि साइटोकाइनेसिस ना हो, कुछ ऐसी कंडीशंस जनरेट हो जाए जिससे साइटोकाइनेसिस ना हो और एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाए, तब वो स्टेप क्या कहलाती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। इस स्टेप को कहा जाता है, जब एक ही सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं तब वो स्टेप कहलाती है सिनेशियम। सिनेशियम स्टेप कहलाती है। सिनेशियम स्टेप मतलब जब एक ही सेल के साइटोप्लाज्म में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इस कॉल्ड मतलब मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इस कॉल्ड सिनेशियम। सिनेशियम स्टेप का बेस्ट एग्जांपल्स है आपका कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। कोकोनट वाटर में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होती है, साइटोकाइनेसिस के पहले ही एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस जनरेट हो जाते हैं, और साइटोकाइनेसिस नहीं होती, उसमें दो न्यू डॉटर सेल्स का जनरेशन नहीं होता है, इस कॉल्ड सिनेशियम स्टेप, ठीक है। तो ध्यान रख लीजिएगा, सिनेशियम किसको कहा जाता है, जब एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये तो था आपका टीलोफेज तक। टीलोफेज के बाद हम नेक्स्ट स्टेप आती है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब अब आपको दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन करना है, आपके सेल ऑर्गेनेल्स बन चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुके हैं, न्यूक्लियोलस बन चुके हैं, क्रोमेटिड्स इक्वल नंबर में डिवाइड्स हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है साइटोकाइनेसिस।
साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, बी से साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो साइटोकाइनेसिस एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट क्या साइटोकाइनेसिस ऐसी हो जाती है? नहीं, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल में अलग अलग तरीके से होती है। एनिमल्स में और प्लांट्स में अलग अलग तरीके से होती है। एनिमल्स में क्या होता है? एनिमल्स में इसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स जनरेट हो जाते हैं इसके कॉर्नर्स पे, जो कि हम पूरी स्टेप्स देखेंगे। माइक्रोफिलामेंट्स जनरेट हो जाते हैं इस जो कि साइटोस्केलेटन होते हैं। ये माइक्रोफिलामेंट्स सेल मेम्ब्रेन को अंदर की साइड क्या करते हैं? पुल करते, खींचते हैं। अंदर की साइड पुल करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन में क्या हो जाती है? एक फरो फॉर्म हो जाती है। पूछा जाता है जनरली फरो का फॉर्मेशन साइटोकाइनेसिस में किस में होता है? एनिमल सेल्स में, क्योंकि आसपास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोस्केलेटन जनरेट हो जाते हैं लास्ट में साइटोकाइनेसिस के दौरान, जो साइटोस्केलेटन सेल मेम्ब्रेन को इनसाइड पुल करते हैं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, इनसाइड पुल करते हैं, जिसके कारण फरो फॉर्मेशन हो जाती है। और फरो फॉर्मेशन मतलब लाइक दिस, ये इनसाइड पुल हो जाएगी, ये इज कॉल्ड फरो फॉर्मेशन। ये फरो का फॉर्मेशन हो जाता है, इस फरो के थ्रू सेल की साइटोकाइनेसिस होती है किसमें? एनिमल सेल में। अब बात करते हैं प्लांट सेल में। प्लांट सेल में फरो का फॉर्मेशन नहीं होता है। प्लांट सेल में फरो का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि प्लांट सेल में केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है, उसके आउटर में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि रिजिड होती है। तब उस कंडीशन में क्या होती है? सेल प्लेट का थ्रू किसका होता है? साइटोकाइनेसिस होती है प्लांट में, सेल प्लेट के थ्रू। ध्यान रखिएगा, पी प्लांट, पी से प्लेट, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पी से प्लांट, प्लांट में साइटोकाइनेसिस के थ्रू किसके थ्रू होती है? सेल प्लेट के थ्रू। एनिमल में किसके थ्रू होती है? फरो के थ्रू। ठीक है, अब कैसे होगी? सबसे पहले इसमें सेल प्लेट जनरेट हो जाती है मिडिल वाले पार्ट में। मिडिल वाले पार्ट में फ्रेगमो जनरली कहा जाता है, जो गोल्गी आपकी बॉडी होती है, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब आपस में मिलके, माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह मिलके फ्रेगमोसाइट लाइक स्ट्रक्चर जनरेट कर लेती है, जो क्या करती है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन करती है। सबसे पहले मिडिल लेमेला बनती है, मिडिल लेमेला से प्राइमरी वॉल, प्राइमरी से सेकेंडरी वॉल, और कंप्लीटली सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है किसमें? प्लांट सेल में। और सेल प्लेट के थ्रू प्लांट सेल डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना किसके थ्रू होता है? सेल प्लेट के थ्रू प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में फरो के थ्रू। तो ये था कंप्लीट माइटोसिस कि माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस कॉल्ड सोमेटिक सेल डिवीजन। इसमें यदि आपकी डॉटर के पेरेंट्स के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो डॉटर में भी इक्वेशनल डिवीजन होता है। आप यहाँ देख सकते हैं इक्वेशनल डिवीजन हुआ, पेरेंट्स के पास भी सिंगल क्रोमेटिड्स है, आपके डॉटर के पास भी उसी फॉर्म में 2n के फॉर्म में ही क्रोमेटिड्स का ट्रांसफर होगा। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, एक बेसिक क्वेश्चन और लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। सोमेटिक सेल डिवीजन जितनी भी डिप्लॉयड सेल्स होती है एनिमल्स में, उनमें होता है। एक्सेप्शंस, कोई एक ऐसा एनिमल जिसमें एक्सेप्शन होता है, जिसमें सोमेटिक माइटोसिस होती है बट उसमें डिप्लॉयड सेल्स नहीं होते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है आपका हनीबीज, जो आपने सुना होगा, उसमें ड्रोन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। उसमें जनरली ड्रोन के पास n नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स होते हैं। उसमें किस टाइप से डिवीजन होता है? आपके माइटोसिस के थ्रू ही होता है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस से रिलेटेड आपको जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। यदि ये वीडियो आपके स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पहुंच पाए। थैंक यू।